पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिनको टॉपर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप सभी लोग। टॉपर नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगी जो आपके तैयारी के लिए इम्प्रूव करेगी, आपके प्रिपरेशन को मजबूत करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चंस में सभी लोगों को फीडबैक करना है कि 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर रहा, जिसमें से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न यहाँ पे कंबाइन किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। 2002 में, 2001 में, 2003 में। तो शिक्षा अभियान से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इन पर भी आप सभी लोगों का फोकस होना चाहिए। तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया है, तो वह होगा 2001। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि मानसिक बीमारी में क्या नहीं है, सभी लोग बताइएगा। ठीक है मानसिक बीमारी में क्या शामिल नहीं होगा, अनुवांशिकता कारक, बचपन का अनुभव, मस्तिष्क में परिवर्तन या वातजय। अब हमें ये समझना है कि मानसिक से संबंधित क्या होगा। तो अनुवांशिकता मानसिक से संबंधित है, बचपन का अनुभव तो अनुभव भी मानसिकता से संबंधित हो जाएगा, मस्तिष्क में परिवर्तन तो मस्तिष्क भी आ जाता है, लेकिन वात ज्वर ये आपका मानसिक बीमारी संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और इस बार 101% एग्जाम को फतेह करना है तो सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, माइंड के मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। एक एक चीज़ें, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कभी हम आपको अच्छी चीज़ें बता देंगे और ऐसी ट्रिक बता सकते हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाली होगी। वो क्वेश्चन पर आधारित होता है, तो कई किस प्रकार के क्वेश्चन आते जाएंगे वो ट्रिक आपको मिलती जाएगी। वही चीज़ें आपको माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है क्योंकि यही एग्जाम में काम आएगा। तो प्रश्न यहाँ पे साथियों, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व पहचानना है। सामाजिक परिवेश में ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का भाव या उच्च मानसिक क्षमता। तो अध्यापक में व्यक्तित्व विकास में बाधक, ये संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। तो अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व पूछा गया है। तो सामाजिक परिवेश में ज्ञान ये सार्थक होगा, सांस्कृतिक अनुभव, उच्च मानसिक क्षमता ये होगा, लेकिन कल्पना शक्ति का अभाव होना है, आपके मानसिक जो विकास सोचने की क्षमता में कमी होना ये बाधक तत्व होता है। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, सभी को प्यारा सा फीडबैक भी करना है कि शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित होती है। व्यवहार के, संज्ञानात्मक के, भावनात्मक के या सामाजिकता से संबंधित होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई ब्रदर सिस्टर्स एंड टीचर्स सभी लोग जानते हैं जब भी शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया की बात की जाती है उसमें अधिगम सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तब आपका जवाब संज्ञानात्मक होना चाहिए, याद रखिएगा। कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीमाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे, हलिंगवर्थ, स्टेनले हार, मार्गरेट मीड या फ्रॉयड। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मनोवैज्ञानिक बताइए जो सीमाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए हैं, वह और कोई नहीं, आपके स्टेनले हाल नहीं दोस्तों, मार्गरेट मीड है, याद रखिएगा। कौन हो जाएगा, मार्गरेट मीड इज़ द राइट आंसर। स्टेनले हाल काफ़ी बार आपने पिछले बार जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे काफ़ी लोग स्टेनले हाल किया था, तो ये गलत है, यही सुधार करना है और एग्जाम को फतेह करना है, 101% सिलेक्शन पाना है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है, ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। 1 वर्ष के स्वस्थ का वजन, अब इस बार 2 वर्ष पूछा जा सकता है, 6 मंथ पूछा जा सकता है, 3 ईयर्स पूछा जा सकता है, लेकिन एक प्रश्न इससे जरूर आएगा वजन से संबंधित या बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित। तो 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन पूछा गया है। तो जन्म के समय 2 गुना होता, जन्म के समय वजन 3 गुना होता, जन्म के समय वजन 4 गुना होता, या जन्म के समय जो है 5 गुना होता। कितना होता है, यानी जब मान लीजिए बच्चा जन्म करता तो 3 kg का है, जन्म में 2.5 kg से 4 kg तक रहता है, 4 kg तक बच्चे का वजन, 3 kg नॉर्मल माना गया है, औसतन माना जाता है। तो 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, जन्म का 3 गुना हो जाता है। यानी कोई बच्चा अगर जन्म के समय 3 kg का है तो 1 वर्ष में वह लगभग 9 kg के आसपास औसतन हो जाता है। तो जन्म के वजन का 3 गुना होता है लगभग 1 वर्ष के पश्चात। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी बालक बालिका को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, या अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, या शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा।
तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में जो कथन गलत दिया गया है कि अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में है, कि ऐसा नहीं है। ठीक है, कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, ये बिल्कुल सही बात है। शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा, ये भी सही बात है। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी। अब सहजकर्ता मतलब आसानी से रूप, और आपका कह रहा अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आईसीटी के उपयोग से अध्यापक की आवश्यकता ना रहे। बिना अध्यापक की आवश्यकता के कैसे संभव हो सकता है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या सही हो, आप लोग भी हमें बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की जो संभावना रहती है, तनाव, शर्महीनता, संतुष्टि। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करेंगे, जब आप पढ़ाने जाएंगे विद्यालय में, तो जब आप बच्चे, जो बालक बालिका, छोटे छोटे बच्चे बैठे होंगे, जब उनका आप भावना जो होती, भावना समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में, वो भी प्राइमरी लेवल के टीचरों के लिए। जब आप भावना का अनुभव करेंगे तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना किस प्रकार होगी? वह क्या होगा? सर्टिफिकेशंस, अर्थात संतुष्टि होगी। भावना कैसी होनी? जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करेंगे तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना क्या होगी? एक संतुष्टि होगी। क्योंकि संतुष्टि होगी, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा। पॉजिटिव ऑप्शन है तो पॉजिटिव प्रश्न है तो पॉजिटिव ऑप्शन भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन न हो जाता? ऐसा भाषा दोष बताना। हकलाना, तुतलाना, मुखर उच्चारण या अस्पष्ट उच्चारण। तो ऐसी भाषा दोष जो गले की जो मांसपेशियां होती उसमें ऐंठन हो जाता हो। यहाँ से मिसप्रिंट है, ऐंठन हो जाता है, दिखा क्या हो जाएगा? ऐंठन हो जाता है। तो किसके, जब ऐंठन हो जाता है तो वह भाषा दोष कौन सा कहलाता है? वह हकलाना। जब कोई व्यक्ति हकलाता है तो मतलब जो उसके गले की मांसपेशी होती उनमें ऐंठन हो जाता है। ठीक है, उसके वजह से जो बच्चा हकलाने लगता है, ये भाषा दोष कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? सभी लोग बताइएगा। विक्टर ब्रूम, वाटसन, वीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक। सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? ये शायद आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी लोगों को समझना है। और एक एक क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है ये चीज़ें। प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? तो आप सभी लोग जानते हैं, जब भी प्रत्याशा सिद्धांत की बात की जाती है तो विक्टर जो रूम है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया लगभग, और एमपी टेट में भी पूछे कि चांसेस जो है इस बार है कि प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर एच वूम ने 1964 में विकसित किया गया था। यह सिद्धांत निर्णय लेने के पीछे की प्रेरणाओं से जुड़ा हुआ है। तो यह जो प्रत्याशा का सिद्धांत अगर पूछा जाए किससे जुड़ा हुआ है, तो निर्णय लेने के पीछे की जो प्रेरणाएं होती हैं उनसे जुड़ा होता है प्रत्याशा का सिद्धांत, विक्टर रूम। इतना दो चीज़ें आपको सेव कर लेना है, किसमें? माइंड की मेमोरी में। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति क्या नहीं होती है? निगेटिव प्रश्न ज़्यादातर आपको आएंगे इस बार, इसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम तो बुक में सारी चीज़ें पॉजिटिव पढ़ते हैं और प्रश्न निगेटिव आ जाता, दिक्कतें हो जाती हैं। तो समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति क्या क्या होती है? पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति होती है, स्वानुभाविक होती है, कलन विधि होती है। ये तीनों विधियां समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति हैं। लेकिन प्रकारात्मक आबद्धता क्या होगी? एक निगेटिव हो जाएगा, यानी रुकावट। तो क्या हो जाएगा? ये समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं होगी। बाकी पश्चिगामी, स्वानुभाविक, कलन विधि, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? और ये मैं आपको 101% बता रहा हूँ कि व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से एक प्रश्न रखा हुआ है।
ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से एक प्रश्न रखा हुआ है, याद कर लीजिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। तो व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? सभी लोग बताइए, स्पिनर, योंग, शेल्डन, क्रेसमर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, किसके द्वारा दिया गया है? युंग की बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि के सिद्धांत के विषय वस्तु का आयाम का घटक नहीं है? यानी कि गिलफोर्ड के जो त्रिविमीय बुद्धि के सिद्धांत के विषय वस्तु के आयाम के घटक है, वो बताइए कौन कौन से होते हैं। तो ये घटक आपके शाब्दिक आपने पढ़ा होगा, प्रतीकात्मक पढ़ा होगा, व्यवहारिक पढ़ा होगा, लेकिन प्रणाली आपने नहीं पढ़ा होगा। अर्थात प्रणाली जो है गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि के विषय वस्तु का आयाम का घटक नहीं है। बाकी ये तीनों क्या हैं, आपके आयाम के घटक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है? विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण विधियाँ, शैक्षिक वातावरण। सभी लोग बताइए, आपकी नियुक्ति होगी, आप शिक्षक बनेंगे और आप जिसको पढ़ाने जाएंगे वो विद्यार्थी होंगे, और आपके पास शिक्षण विधियाँ होंगी, शैक्षिक वातावरण होना चाहिए। चारों पॉइंट्स आपके पॉजिटिव हैं, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्र चर अर्थात कौन होगा? शिक्षक होगा, याद रखिएगा। स्वतंत्र चर आप क्या होगा यहाँ पे? शिक्षक इज द राइट आंसर। काफ़ी लोग बालक बोल देते हैं, बालक यहाँ पे स्वतंत्र चर नहीं होते। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? जो आज 7 से 8 विकार हैं, यहाँ से प्रश्न आएगा, ये किसी एक विकार से प्रश्न पूछा जाएगा। कोई कंफर्म नहीं कि डिसलेक्सिया पूछा जाए, किसी भी से एक प्रश्न आएगा। तो सारे जितने भी विकार हैं इनको पढ़ लेना है। वीडियो किन पर मैं आपको वीडियो दे दूंगा जो हमने महत्वपूर्ण टॉपिक के द्वारा बनाया गया था। तो डिसलेक्सिया से संबंधित आपको बताना है क्या वह मानसिक विकार है, पठन विकार है, व्यवहारगत है या गणितीय विकार है। तो गणितीय के लिए डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है, और पठन के लिए क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। तो मानसिक विकार के लिए क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, मानसिक विकार को क्या बोलेंगे? सभी लोग बताइएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? यानी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता, अब ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 3 सही दिए गए, एक नहीं दिया गया, उसको पहचानना है। तो उसके लिए पहचानने के लिए सब जरूरी है कि कहीं ना कहीं निगेटिव होगा प्रश्न, कुछ ना कुछ नकारात्मक उसमें होगा। जैसे सीखने में उत्सुकता, तो ये शिक्षण सिद्धांत की विशेषता होगी, क्योंकि उत्सुकता होने का पॉजिटिव है। ज्ञान की संरचना, ये भी पॉजिटिव है। क्रमशीलता का अभाव, तो अभाव यहाँ पे क्या है? निगेटिव दे दिया गया। तो ये चीज़ें हमें सोचना है, समझना है और देखना है, और पुष्टिकरण करना, ये भी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता है। तो अभाव क्या होगा? क्रमशीलता का अगर अभाव है तो ये हमारा शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं होगी। इसलिए कार्डिन क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट इतना आपको कठिन नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार जो आए थे, जो आपके ईबीएस और जो पेडागॉजी कठिन आए थे, उसका कारण क्योंकि सिलेक्शन एग्जाम था। अब जो एग्ज़ाम होना है ये आपका एलिजिबिलिटी होगा। इसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको थोड़ा है, इसमें थोड़ा 15% उससे थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग पास होंगे तो जो वैकेंसी आएगी उसमें ज़्यादा लोग फार्म अप्लाई करेंगे। जब ज़्यादा लोग फार्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो क्वालिफाइड होंगे वही कर पाएंगे। फार्म अप्लाई से क्या गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्म अप्लाई करें। इसके लिए है कि एलिजिबिलिटी को क्या किया जाता है, थोड़ा ढील दिया जाता है, कि थोड़ा सा ईजिली किया जाता है। तो निर्देशन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सभी लोग बताइएगा। उद्देश्य केंद्रित, निर्देशककर्ता केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या बाल केंद्रित की बात हो रही है। तो निर्देशन प्रक्रिया की अगर बात हो रही तो वह आपका बाल केंद्रित ही होगा, ये याद रखिएगा। कहीं भी जाइएगा, क्लास को अटेंड कीजिएगा किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि इस बार 101% एग्जाम को फतेह करना है। अपने सपने को साकार कीजिएगा, अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिएगा, इसलिए आग से और अभी से लग जाइएगा। साथियों, पियाजे जी के जैसे वयम वर्ग विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, रूप संक्रियात्मक। जीन पियाजे जी से 2 प्रश्न रखे हुए हैं, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम घुमा फिरा के आपसे भी पूछ रहे हैं कि पियाजे जी के जैसे वयम वर्ग, अब वयम वर्ग आपको पहचानना है, विकास की किस अवस्था को कहा जाता है। तो वयम वर्ग अर्थात किसको कहा जाएगा, सभी लोग बताइएगा। वयम वर्ग मतलब 7 से लेकर 12 वर्ष या 11 वर्ष की अवस्था, इसको मूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि आइए जान लेते हैं कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद। अब देखिए, मनोविज्ञान में संप्रदाय शब्द का उपयोग हुआ है। संप्रदायवाद आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में
तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है। तो ऐसा संपदा जिसमें तथ्य की बात हो और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया जाए वह आपका व्यवहारवादी है। और व्यवहारवाद के जनक कौन है, सभी लोग बताइएगा, जेबी वाटसन। अगला प्रश्न है साथियों कि वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, सभी लोग बताइएगा। और ये भी यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो हर बार बताता हूँ, जो भी नए हैं उनके लिए सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। जितने भी ब्रदर सिस्टर्स न्यू आप लोग ज्वाइन हुए हैं इस टीटी फैमिली के, क्योंकि आए आपका अपना टीटी फैमिली समझ के पढ़िए, ठीक है। ये मेरा नहीं, आप सभी का है, आपका अपना टीटी फैमिली है। तो वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में जिस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका मानते, क्या वह नैतिक है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है। देखिए नैतिक शब्द कोहल के लिए होता है, शारीरिक की बात होती है तो कहीं ना कहीं आपका जीन पियाजे जी का जिक्र होता है, अनुवांशिक की बात होती है, अनुवांशिकता की बात होती है तो आप सभी लोग जानते हैं किसकी बात होती है, थांडाइक की बात होती है। लेकिन जब सामाजिकता की बात आती है, सामाजिक यानी वाइगोस्की, याद रखिए वाइगोस्की शब्द है तो सामाजिक शब्द आएगा ही आएगा। और वाइगोस्की से संबंधित ज़्यादातर हिंदी पेडागोजी में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? इनमें चिंतन प्रक्रिया होती है, यह प्रयास स्तुति पर आधारित होता है, पुनर्बलन पर आधारित होता है, उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन होता है। देखिए दोस्तों, जो समस्या समाधान स्थिति में संज्ञानवादी, अब देखिए समस्या समाधान स्थिति तो जो होती है उसमें जितने भी ये आपके मनोवैज्ञानिक हैं ये सारे अपने अपने अलग अलग होती हैं, लेकिन संज्ञानवादी इसको क्या मानते हैं? संज्ञानवादी इसको मानते कि इसमें ये क्या है, चिंतन प्रक्रिया होती। कोई भी समस्या उसको समाधान निकालना है तो उसको चिंतन करना पड़ेगा, यानी कि समस्या समाधान से प्रश्न आएगा, ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। समझ गए सभी लोग? अगला प्रश्न है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत शास्त्रीय, क्रियाप्रसूत या आपका अंतर्दृष्टि हो जाएगा, या प्रश्न और भूल का सिद्धांत। चारों ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी को पढ़िए, चारों सिद्धांत को पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल रिपीट होंगे। तो स्किनर की जब भी बात की जाएगी, स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की बात की जाएगी तो सभी लोग जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुगमन की बात आती है, तो स्किनर की बात आती है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा घटक है जो सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए अल्पकालीन स्मृति या आपकी सूचना प्रक्रियात्मक से होगा, जीवन पर्यंत स्मृति ये नहीं होगा, दीर्घकालीन कार्यत्म में ये दो हो गए। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट इसलिए किया गया क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, संभावित प्रश्न है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझ पाएँ। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? हिल्डा रावत, जेम्स ब्रूनर, रिचर्ड सुचमन या कार्ल रोजर्स? सभी लोग बताइएगा। ये एमपीटेट वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है कि संप्रत्यय लब्ध प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया है, तो सभी लोग बताइएगा जेम्स ब्रूनर। जब भी संप्रत्यय लब्ध की बात की जाएगा जेम्स ब्रूनर की याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है, किसने कहा? शिक्षण जो है एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच जो है घनिष्ठ संपर्क करता है, यानी कम जानने वाला और अधिक जानने वाले के बीच, जिसके द्वारा क्या होता है, जो कम जानने वाला व्यक्ति होता है उसको शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। किसका कथन है? एन.एल. गैज, बी.ओ. स्मिथ, क्लार्क या मॉरिसन? तो सभी लोग जानते हैं H.C. मॉरिसन का कथन है। अगर ऐसा चीज़ दिया जाए, ऐसा कुछ आपको लगे तो मॉरिसन के ऑप्शन में सही कर लेना है। अगला प्रश्न है साथियों कि आगमन जो है चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है, यानी श्रीमती टाबा ने कौन कौन सी युक्ति सुझाई है? अवधारणा का निर्माण सुझाया है, दत्त व्याख्या सुझाया है, सिद्धांतों का उपयोग सुझाया है, लेकिन दत्त अवलोकन को नहीं सुझाया है। ठीक है, चलिए सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखना का सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना, कर्टलेविन, बंडूरा, कोहलर, गुथरी? सभी लोग बताइएगा। देखिए जब भी अंतर्दृष्टि की बात की जाएगी, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत की बात की जाएगी, कोहलर की बात होगी। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? सभी लोग बताइएगा, अक्सर पूछा गया है और पूछा भी जाता है, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? अगला प्रश्न है,
अधिगम का पठार क्या होगा? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है, अधिगम में दोष होगा, अधिगम की समाप्ति होगी या अधिगम में अवरोध होगा? देखिए अवरुद्ध और अवरोध दोनों एक चीज़ें हैं, लेकिन अधिगम का पठार मतलब जब हम कोई सीखते हैं और हमारे सामने पहाड़ आ जाता है, यानी हमारे सामने ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि हमें आंसर ही नहीं पता होता, हमें सोचना समझना पड़ता है। जैसे आंसर पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या है, आंसर का क्या हो जाता है, एक आंसर वाला जो सीन होता है वह उसके बीच में पठार आ जाता है, यानी आंसर हमें दिखता ही नहीं है क्वेश्चन के बाद। तो वही है, अधिगम का पठार आना मतलब होता है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन होना। और ये सभी के जीवन में अधिगम का पठार की बात होगी तो जीवन में पठार आता है दोस्तों, क्योंकि पठार आते जाते रहते हैं, हम अपना रास्ता तय करते रहते हैं, हम अपने रास्ते में चलते हैं। हो सकता है धीमा चलें, कभी तेज चलें, लेकिन चलते रहें, और जो चलता है वो अवश्य सफल होता है। अगला प्रश्न है, फ्राइड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मनो ऊर्जा का संसूचक है? अहम, इदम, परहम, मन का चेतन स्तर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि फ्राइड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार इनमें से कौन सा मनो ऊर्जा का संसूचक? तो मनो ऊर्जा का संसूचक इदम होता है। इद, ईगो, सुपर ईगो, इनसे प्रश्न आता ही आता है, घुमा फिरा के किसी प्रकार से पूछा जाए लेकिन प्रश्न जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR आपने पढ़ा होगा, SOR 1 वुडवर्थ के द्वारा, कोफ्फा के द्वारा, कोहलर के द्वारा या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो SOR किसके द्वारा आपके ग्रामर पोर्शन के करेंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो पिछली बार पूछे गए थे, तो उस लेवल का भी देखेंगे कि इस लेवल का पूछा गया और हमारा लेवल भी एक लेवल अप है। इन पूरी कोशिश की गई कि इस बार आप लोग हिंदी में जो है अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं, सभी लोग तैयार हो जाइएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को समझना है और फीडबैक करना है। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है साथियों, आपके स्क्रीन पर है। पेडागोजी के पहले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण दिया गया है, यानी उपचारात्मक शिक्षण से प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है किस पर निर्भर करती है? केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था को ध्यान में रखकर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान? आप सभी लोग जानते हैं जब भी उपचारात्मक शिक्षण की सफलता की निर्भरता की बात की जा रही है तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। डी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा, यह पिछली बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जब आप नियुक्त होगी कक्षा में जाएंगे, भाषा के जब क्लास ले रहे होंगे तो उस पर भाषा का अधिकार जब प्राप्त करना होता है तो सबसे महत्वपूर्ण एक शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए? शब्दों के अर्थ को जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा की अधिकाधिक प्रयोग करना, या उस भाषा का व्याकरण जानना। तो आप सभी लोग जानते हैं किसी भी भाषा पर अगर उस पर अधिकार प्राप्त करना है, यानी उस पर पकड़ बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे। भाई पकड़ हम कब बना पाएंगे? जब उस भाषा का हम अधिक बार प्रयोग करेंगे तो उस पर पकड़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की क्या आवश्यकता होती है? पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो व्यक्तिगत पठन को, मौन पठन को, सस्वर पठन को, या सामूहिक पठन को? सभी कमेंट कीजिएगा। सभी शिक्षक बंधु, आप सभी लोगों का सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित करने जाने की जो आवश्यकता होती है वह किस लिए होती है? वह व्यक्तित्व होगा, क्योंकि विकास के क्रम में सभी के विकास के सम जो है एक समान नहीं होते, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। इसी प्रकार पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में जो है व्यक्तित्व पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। क्या सही दिया गया? सभी लोग बताइए। अब यहाँ पे मौन, सस्वर और सामूहिक क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे पढ़ने की संस्कृति का विकास के क्रम में दिया गया है। यहाँ पे बच्चे का कोई जिक्र नहीं हुआ है कि बच्चा किस क्लास में है,
तो इसलिए यहाँ पे व्यक्तित्व ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग भी बता सकते हैं। बाकी हिंदी की हमारी टॉपर नोट्स आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही आपको कमेंट करना है। व्हाट्सअप दिया गया, व्हाट्सअप नंबर पे आपको ये टॉपर नोट्स आपको मात्र 99 में आपको प्राप्त हो रही है। टॉपर नोट्स पे आपको व्हाट्सअप कर देना है 9630689598 9630689598। इस पर व्हाट्सअप करेंगे, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, PDF फाइल आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपके एग्जाम में, आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए इनमें से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी होता है। अब बच्चा कक्षा 8 का है, उस पर बच्चे के लिए साहित्य का चयन अगर करना है तो आपके लिए इनमें से क्या जानना सर्वाधिक होगा। आपके लिए मतलब शिक्षकों के लिए, ये ध्यान समझना है। आपके लिए जानना मतलब शिक्षक के लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी होगा जब कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करना है। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी या बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो आप सभी लोग जानते हैं पिछली बार आया हुआ प्रश्न है कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए अगर साहित्य का चयन करना है तो उस समय जो है सर्वाधिक जो जरूरी होता है जानने के लिए, सबसे सर्वाधिक जरूरी क्या होता है जानने के लिए, आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्षमता के अनुसार साहित्य का चयन करना है तो उसके लिए क्षमता, विशेषताएं, उसकी बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, उसकी सोच क्या है वो जानना भी जरूरी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। जब भी पढ़ाई में मन न लगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मुश्किलें नहीं आएंगी तो निखरोगे कैसे, कौन अपना है कौन नहीं समझोगे कैसे, डरते ही रहोगे गिरने से तो आगे बढ़ोगे कैसे, तपोगे नहीं जब तक तो खोने से चमकोगे कैसे। तो चमकना है, सफलता प्राप्त करना तो मेहनत करना पड़ेगा, डटकर मेहनत करना पड़ेगा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा आपको बताना है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देना। यह संभावित प्रश्न है एग्जाम के दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा किस प्रकार से होगी। गतिविधि के आयोजन पर बल देते हैं, बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट पर समझ बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने में बल देती है, यह सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। अब देखिए, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित अगर कोई भी कक्षा होगी तो वह भाषा के या बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देगी, क्योंकि समग्र भाषा है तो समग्र भाषा में स्पष्ट समझ बहुत जरूरी होता है। ये पॉइंट हमें बता देता है कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इन शब्दों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन शब्दों को समझिएगा अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विद्यालय के बाहर का जीवन और कहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि। समझिएगा पहले प्रश्न को, विद्यालय के बाहर का जीवन और कहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि। क्यों देते हैं? क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, या इससे व्याकरण नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि विद्यालय के बाहर का जीवन, कहाँ प्राप्त ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। क्या होगा? समृद्ध भाषिक परिवेश। क्यों होगा समृद्ध भाषिक परिवेश? क्योंकि विद्यालय के बाहर का जीवन भी है, आपके अनुभव भी है और सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा दे रहे हैं, तो क्या होगा? ये समृद्ध भाषिक परिवेश हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि। क्यों दिया जाना चाहिए? जो लोकगीतें होते हैं उनको भाषा की कक्षा में स्थान क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देने से भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, या कह सकते हैं कि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से जो है परिचित होते हैं। अब देखिए, लोकगीत का सीधा संबंध किससे होता है? संस्कृति से संबंधित हो जाता है, क्योंकि कल्चर हो जाता है। लोकगीत जो भाषा होती है लोकल की, कह सकते हैं एक प्रकार लोकल की जो गीत होते हैं उनको लोकगीत की बात होती है। तो इससे क्या हो गया, बच्चे जो संस्कृति, हमारी जो संस्कृति परंपरा है उन विशेषताओं से जो है बच्चे परिचित होंगे, इसलिए लोकगीत की भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना आवश्यक होता है।
अगला प्रश्न है कि पाठ पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। देखिए, कोई भी जब पाठ पुस्तक होती है ना, तो भाषा शिक्षण में जो सहायता करती है, क्या वह बच्चों के विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा के विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है, ये बच्चों का आकलन करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। ऐसा नहीं है सारे प्रश्न कठिन आएंगे, इजली भी आएंगे, सरल भी पूछे जाएंगे। तो पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है कि भाषा की विभिन्न घटाएं क्या करती है, प्रस्तुत करती है। भाषा की जो विभिन्न घटाएं, इसमें कहानी भी होती है, कविता भी होती है, कथन भी होते हैं, आपके नाटक होते हैं, ठीक है, एकांकी होती है। तो ये सारे मतलब जो भाषा की विभिन्न घटाएं होती हैं, सारा कुछ जो है पाठ्य पुस्तक में जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः सहायता करती हैं, सहायता होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण विराम चिन्ह, पढ़ने का प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी प्राइमरी लेवल में, तो प्राइमरी लेवल में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। विराम चिन्ह, पढ़ने का प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का अगर आकलन करने की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है, सभी लोग बताइए, पढ़ने की क्षमता दी गई है। पढ़ने की क्षमता अगर आकलन करना है तो पढ़ने का प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान, विराम चिन्ह, सभी लोग बताइए ध्यानपूर्वक। अब देखिए, क्षमता का आकलन करना है, ठीक है, बच्चे का कहीं गलती कर रहा है उसको सिखाना नहीं है, यहाँ पे बच्चे की पढ़ने की क्षमता का आकलन शब्द दिया गया है। तो आकलन में क्या हो जाएगा, फिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ने का प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे का पढ़ने का प्रवाह निर्धारित करेगा कि उसके क्षमता का आकलन क्या है। क्षमता को उसके आकलन हो जाएगा किससे, पढ़ने के प्रवाह से हो जाएगा, क्योंकि क्षमता दी गई है, इसलिए हमें समझना है हर एक प्रत्येक प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है। भाषा की कक्षा है, आप हिंदी के, आपको प्राइमरी लेवल में 5 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। मान लीजिए आपके हिंदी का इस पीरियड लगा हुआ है, हिंदी की कक्षा आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप हिंदी की कक्षा में बच्चों को कहानी जो सुनाते हैं, बताते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है आपका, स्वयं सोचिए अपने में, कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो, भाषा को दोहराने की आदत में, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कल्पना शक्ति का विकास, क्योंकि कहानी में क्या है, कल्पनाएँ होती हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा। तो कल्पना शक्ति का विकास इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खालिस्तान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। ये कई बार पूछा गया है, वर्ग 2 MP टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, कई बार C टेट में भी आया है। तो संभावित है आपके एग्जाम के जैसे वर्ग 3 में भी, कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तकें, कमियाँ। अब देखिए, प्रश्न में क्या समझना है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, यानी बच्चे अपने परिवार समाज से सीखकर बच्चा जाता है, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, देखने का अपना दृष्टिकोण। अपनी भाषा मतलब मातृभाषा लेकर जाता है विद्यालय। भाषा में यहाँ पे क्या आ जाएगा, बच्चे की मातृभाषा आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत में बच्चा मातृभाषा में बोलता समझता है, इसलिए भाषा होगा सही। अगला है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ क्या नहीं है। कि वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ होगा। कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, तो शब्दशः ज्यों का त्यों दोहरा देने विकास नहीं हो रहा। अपनी कल्पनाओं के मौखिक अभिव्यक्ति, ये हो, इसमें सही होगा। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, ये भी होगा। यानी कि पहला CD, इसमें क्या है, तीनों में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है, लेकिन कहानी सुनकर शब्दशः ज्यों का त्यों दोहरा देना, ये विकास का अर्थ नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आपका कौन सा B ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह फीडबैक करते रहिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी होता है। कि भाषा शिक्षक का भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी की बहुत कठोरता से ले, या भाषा शिक्षक बच्चों की भाषा प्रभावी हो। अब देखिए, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी होगा, आप स्वयं सोचिए।
आपके लिए अगर हिंदी के भाषा की कक्षा लेना है तो सबसे ज़रूरी क्या होना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में सबसे ज़रूरी कि भाषा शिक्षक में बच्चों की भी भाषा जो है प्रभावी होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान तो ठीक है, बच्चों के उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान, बच्चों की वर्तनी की कठोरता। अब देखिए भाषा कक्षा में क्या ज़रूरी होता है? भाषा शिक्षक बच्चों की भाषा प्रभावी हो। भाषा शिक्षक जो है बच्चों की भाषा प्रभावी है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको उच्चारणगत बहुत कठिन, ये आपको तीनों अलग दिखेंगे, लेकिन ये चौथा ऑप्शन आपको अलग ही दिख रहा है और यही लोग गलती करते हैं। ऑप्शन को भी हमें ध्यान देना है। अगर सबसे लगे कि ये अलग है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, मत बस उसी को करिए अगर आपको करेक्ट आंसर ना पता हो। ये लॉजिकल पॉइंट है, बहुत माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा, एक एक शब्द एक एक पॉइंट सेव कर लीजिएगा, यही एग्जाम में आपको फतेह करने में हेल्पफुल होगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए आपके जो है प्राइमरी लेवल के बच्चों में भाषाई क्षमता का विकास करना चाहते हैं, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए कि भाषिक संरचनाओं पर अधिकार पर प्राप्त करना, या भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या भाषा नियमों पर अधिकार। यानी बच्चों में भाषाई क्षमता का विकास करने का सही अर्थ है कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, यानी बच्चा कोई भी भाषा का प्रयोग कर रहा हो तो वहाँ पे उस पर कुशलता का अधिकार होना चाहिए, मतलब पूर्णतः वह उस भाषा का प्रयोग करना सीख जाए। तो कुशलता का अधिकार इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसके बाद ग्रामर के 15 प्रश्न करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता बताइए। जो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि होती है इसकी विशेषता कि पहले नियम बताना, पहले नियम का विशेषण करना, पहले मनोरंजन गतिविधि करना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, सरल स्वभाव में प्रश्न पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि दिया गया है। तो आगमन विधि मतलब पहले नियम का विश्लेषण करना। क्या ये सही होगा? सभी लोग बताइए। तो सभी लोग जानते हैं कि आगमन विधि जहाँ पे दिया गया है तो वहाँ पे पहले उदाहरण आएगा, जहाँ पे निगमन दिया रहे तो वहाँ पे नियम आएगा। लेकिन अगर व्याकरण शिक्षण में, जैसे व्याकरण में आगमन निगमन दोनों विधियाँ इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। तो व्याकरण शिक्षण में अगर आगमन विधि की विशेषता पूछा जाए तो पहले उदाहरण प्रस्तुत होता है, ये सभी लोग जानते समझते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे ग्रामर पोर्शन के प्रश्न करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ ई उ ओ। अब दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि आ ई उ ये क्या हमारे दीर्घ स्वर हैं, लेकिन ओ यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर नहीं होगा। ठीक है, आपके अपठित गद्यांश दिए जाते हैं और उसी में से आधे प्रश्न ग्रामर के होते हैं, आधे प्रश्न उसी में से होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अपठित गद्यांश पद्यांश किसी भी टॉपिक से लिया जा सकता है, लेकिन ग्रामर आपसे बनना चाहिए। छिन्न का विलोम क्या होगा? अविच्छिन्न होता है, उच्छिन्न होता है, अविच्छिन्न होता है या अविच्छिन्न होता है? सभी लोग बताइए। तो छिन्न का विलोम क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, अविच्छिन्न। छिन्न का विलोम क्या हो जाएगा? अविच्छिन्न इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन पूछा जा रहा है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन होगा? गा, जा, वा, सा। सभी लोग बताइए। तो यारा लावा क्या होता है? या, रा, ला, वा। ये हमारे क्या होंगे? या, रा, ला, वा। जिह्वा जब आपके ऊपरी सतह पर जो मुख के अगर टच करती तो वह होता है अंतस्थ व्यंजन। जब आप यारा लावा बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है, जिह्वा जो है ऊपर टच करेगी, मतलब क्या हो जाएंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो वाई इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वर व्यंजनों के वर्णों के बीच होता है, ये चार होते हैं यारा लावा। ये क्या होते हैं? इनका उच्चारण क्या होता है? स्वर व्यंजन के वर्णों के बीच होता है, ये सबसे बड़ा अंतस्थ व्यंजन की पहचान है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अवहेलना शब्द का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है? अपमान, अनादर, मद या तिरस्कार। अवहेलना करना, अवहेलना करना मतलब अपमान करना होता है, अनादर कर देना, तिरस्कार कर देना, लेकिन मद, मद ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि जौहर दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पति के साथ भस्म होना, तरकीब जोड़ना, आग में जल जाना, बहादुरी दिखाना। जौहर दिखाना मतलब चलो अपना जौहरी दिखाओ, मतलब अपनी बहादुरी दिखाना। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कई सारे, पहले जो नाटक वाटक हुआ करते थे तो उसमें बोला जाता था कि अपना जौहरी दिखाओ, मतलब अपना क्या दिखाओ? सभी लोग बताइए। अपना बहादुरी दिखाना। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। पत्ता काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पत्ता काटने का मुहावरे का अर्थ होता है अधिकार से वंचित कर देना।
कहते हैं उसके जो ज़मीन में 4 भाई थे, लेकिन एक भाई का क्या पत्ता काट दिया गया, मतलब उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया। यज्ञशाला में कौन सा समास होता है? द्वंद्व, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि। तो समास का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो यज्ञशाला में कौन सा समास होगा? ना तो द्वंद्व हो रहा है, ना अव्ययीभाव, ना ही बहुब्रीहि होगा। इसमें कौन होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास इज द राइट आंसर होगा। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो यज्ञशाला में संप्रदान यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। समास विग्रह होगा यज्ञशाला मतलब यज्ञ के लिए शाला, तो के लिए आ गया मतलब संप्रदान। चतुर्थी तत्पुरुष में चतुर्थी आपका हो जाएगा, तत्पुरुष समास की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी किसके द्वारा लिखी गई? तो पिछली बार आपने देखा होगा जो कविताएं भी दी गई थी उसमें कवि का नाम भी पूछा गया था कि रचयिता के नाम बताइए, तो ऐसा भी आ सकता है। तो एक साहित्यिक डायरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है कि महाभारत मचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? महाभारत मचाना मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करना है, क्योंकि महाभारत में क्या हुआ? केवल लड़ाई झगड़ा ही हुआ है। कमान से तीर निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमान से तीर निकालने का अर्थ है मुंह से बात निकाल देना। कहते हैं ना कि अगर मुंह से बात निकल गई दोबारा नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस प्रकार कमान से अगर तीर निकल जाती तो दोबारा वापस नहीं आती है, इसलिए सोच समझ कर निशाना लगाना चाहिए। अगला, कृपया शांति बनाए रखें। इस आज्ञावाचक वाक्य में प्रश्नार्थक वाक्य किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा? हमारा वाक्य आज्ञा दिया है, कृपया शांति बनाए रखें, इसको प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना है, प्रश्नार्थक वाक्य में। तो क्या हो जाएगा? कृपा कर आप शांति बनाए रखेंगे। कृपा कर आप शांति बनाए रखेंगे, ये प्रश्नार्थक वाक्य हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि दलपति विजय साहित्य इनमें से कौन सा है? चित्रलेखा, आखिरी कलाम, खुमान रासो या पृथ्वीराज रासो? ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है शायद। तो दलपति विजय का साहित्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा खुमान रासो। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि तुलसीदास का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो आपने पढ़ा होगा बरवे रामायण, रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, ठीक है, ये होगा। तो तुलसीदास की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? सभी लोग बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि आप आते तो हम साथ चलते, यह किस क्रिया का वाक्य होगा? यदि आप आते तो हम साथ चलते मतलब संकेत वाचक दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप आते तो हम चलते, ये क्या हो जाएगा? संकेत। जी छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मायूस होना, चिल्लाना, रोना, जी मचलाना। ये आपको कमेंट करके बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल है कि जी मचलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। लगभग इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। ग्रामर के देखिए ऐसा है कि जो संधि समास है शब्द का परिवर्तित बहुत ही नॉलेजबल होने वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट यह सेशंस होने वाला है। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा। 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है? आप लोगों को 30 में से कितना स्कोर हो रहा है ये भी आप लोगों को कमेंट कर एंड में ज़रूर बताना है। तो चलिए बाकी सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चल रहे हैं आपके पात्रता परीक्षा के, तो यहाँ पे आपके प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं, जिसमें से आपका पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। किस प्रकार से पिछले बार जो है टफ क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी देखेंगे, समझेंगे और आपका फीडबैक भी जानेंगे। प्रश्न यहाँ पे साथियों कि भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये एमपी टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। 1953, 57, 60, 62। अगर आपने प्रीवियस पेपर का जो सॉल्व हमने किया है लगभग 15 पेपर से ज़्यादा हमने सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइएगा, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना हुआ है, तो ज़रूर सॉल्व पेपर ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। तो भारत सरकार द्वारा इनस्कोपार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सभी लोग बताइएगा। तो आई होप सभी लोगों को पता ही होगा, अगर आपने सॉल्व पेपर देखा होगा। तो हम बात करेंगे 1962। जी हाँ दोस्तों, 1962 इज़ द राइट आंसर। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर्स एंड टीचर्स। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। 1962 की बात करेंगे साथियों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलोर पर स्थित है। इसके साथ ही आपका दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? रियद बांध, कोयना बांध, भाखड़ा बांध या नागार्जुन बांध? सभी कमेंट कीजिएगा साथियों। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध। इसी प्रकार के इसी लेवल से प्रश्न पूछे गए थे।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है भारत के किस राज्य पर है, वो है पंजाब है दोस्तों। पंजाब राष्ट्र में स्थित है और पंजाब का नाम मतलब भाखड़ा बांध। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो गुरुत्व, यहाँ पे गुरुत्व बांध, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाखड़ा बांध परियोजना है जो कि किस नदी पर बनी हुई है, ये आपके सतलज नदी पर बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान देना। किस नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग दोस्तों 216 मीटर के आसपास है। और इस बांध पर विद्युत शक्ति पावर पॉइंट भी लगे हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। यह भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है। जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र हो गया। तो इनमें से एक गैसीय भू रासायनिक चक्र की बात हो रही, सभी लोग बताइए। देखिए, जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र। अब देखिए फास्फोरस चक्र, ये आपको अलग ही दिख रहा है क्योंकि गैसीय जो भू रासायनिक चक्र, तो जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र आपका रासायनिक चक्र में नहीं आता है, ठीक है। चलिए सभी लोग समझ गए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न साथियों, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात आपको बताना है। जी हाँ, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात, गोगक, कुंचिकल, शिव समुद्रम, येना। आप लोगों को पता होगा इसरो संबंधित वर्ल्ड वाइड जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे प्रैक्टिस सेट होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात सभी लोग बताइएगा। तो सबसे ऊंचा जो भारतीय जलप्रपात होता है वह दोस्तों होता है आपका कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात ये कहाँ पे, कर्नाटक पर स्थित है। कर्नाटक राज्य के एक पड़ता है शिमोगा जिला। कौन सा पड़ता है साथियों, शिमोगा जिला पड़ता है, वहाँ पर यह स्थित है। और इसकी लगभग दोस्तों 450 से 455 मीटर के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है। और है किस नदी पर, बराही नदी पर स्थित है। किस पर, बराही नदी इज द राइट आंसर। अगला, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित हो जाता है। टेनिस, बॉलीवुड, कुश्ती, तैराकी। हर एक पेपर में 1 से 2 प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछे गए थे। तो ऐसे ही हमारे प्रैक्टिस सेट में आपके जो होंगे लगभग 30 से 40 दिन यह आपका टाइम बचा हुआ है। 1 महीने प्रैक्टिस सेट होगा और 1 हफ्ते फिर मॉडल पेपर आपके मॉक टेस्ट होंगे। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है आप स्ट्रोक किस खेल से संबंधित हो जाता है, सभी लोग बताइएगा। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक ये आपके तैराकी से संबंधित होता है। किससे दोस्तों, ये तैराकी एक तकनीक होती है जिसे बटरफ्लाई स्ट्रोक बोला जाता है। और तैरने में आप देखते हो कि दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों हाथों से आगे बढ़ा जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं बटरफ्लाई दोनों तितलियाँ चलती हैं, दोनों पंख चलते हैं, उसी प्रकार तैराकी में दोनों हाथ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चांगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान का नाम बताना है। यानी चांगपा जो जनजाति है अपने भेड़ बकरी को जिस डेरे पर रखते हैं उस स्थान का नाम छप्पर है, घाटी है, लेक या सेका है। यह आपके पिछले ईयर में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझकर कमेंट करना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, लेक। जी हाँ दोस्तों, चांगपा जो है अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, उस स्थान को लेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टि से संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। तो ध्यानपूर्वक सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड टीचर्स को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फाइबर। तो पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसका जो है आवश्यकता होती है। तो हमारे आहार में जो है फाइबर जो होता है महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि फाइबर जो है कार्बोहाइड्रेट की एक प्रकार ही होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है वही प्रकार होता है, जैसे अनाज, फल, सब्जियों ये सारे में फाइबर पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के एक प्रकार होता है जो हमारे शरीर में पानी और फाइबर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों के अलावा भी पानी और फाइबर की, देखिए क्योंकि पोषक तत्वों के अलावा दिया गया है तो वसा, प्रोटीन ये हमारे पोषक तत्व हो जाते हैं। और पोषक तत्वों के अलावा फिर आपका क्या होता है, फाइबर, जो कि एक आपके कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा होता है, भाग होता है। अगला प्रश्न है, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह उद्योग कौन सा है। सीमेंट है, उर्वरक है करदा है या अखबारी कागज़ है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, अक्सर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि नेपानगर की जब भी बात की जाती है तो नेपानगर मतलब अखबारी कागज़। जी हाँ साथियों,
नेपानगर अर्थात मध्य प्रदेश में 1955 में भारत का सर्वप्रथम अखबारी कागज़ का निर्माण कारखाना बनाया गया था। तो कहाँ है? नेपानगर मध्य प्रदेश में है। कब किया गया था? 1955 में। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ग्रीन आउटिंग का अर्थ है आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। देश के कुल वन क्षेत्र, देश के वन आच्छादित का विनाश, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, उद्धार की गई पृथ्वी भूमि के क्षेत्रफल। तो ग्रीन आउटिंग का अर्थ आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, अर्थात प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति की बात हो रही। थर्ड ऑप्शन इधर आई। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है, जो कि पिछली बार जो है आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था कि भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? 240 किलो, 300 किलो, 360 किलो या 400 किलो हो जाता। तो भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान बताना है। ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है, जो कि काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? वो होगा दोस्तों 360 kg, 360 kg। जी हाँ, जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, इसका प्रक्षेपण का जो द्रव्यमान था वह 360 kg था। तो ये भी सारे माइंड की मेमोरी में एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ें आपको नोट करते जाना है। अगला प्रश्न जो कि और भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? आइए समझते हैं कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी कहलाती है? डल, चिल्का, पुलिकट या मानसरोवर? देखिए, आपने चिल्का पुलिकट दोनों पढ़ा होगा, लेकिन भारत के प्रसिद्ध लैगून झील की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा के चिल्का में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी झील कहलाती है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। ये खारी पानी, जो खारा पानी होता है ना, नमकीन, ये लैगून झील कहलाती है। और जो आपका पुलिकट झील है ना, पुलिकट जो झील कहलाती है, ये आपके तमिलनाडु पे एक झील है, जो कि लैगून झील का एक उदाहरण लिया जाता है कि लैगून झील जैसे पुलिकट हो गया। लेकिन प्रसिद्ध अगर की बात आती, प्रसिद्ध शब्द दिया गया है तो चिल्का झील करना है। अगर दिया गया कि भारत की जो है लैगून झील का उदाहरण इनमें से कौन होगा, तो फिर पुलिकट करना है। तो उदाहरण के रूप पर पुलिकट दिया जाता है, लेकिन प्रसिद्ध आपका चिल्का ही है। अगला है कि जादूगोड़ा की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? लौह ऐश के लिए, माइका के भंडारों के लिए, स्वर्ण के भंडारों के लिए, यूरेनियम के भंडारों के लिए? तो आप सभी लोग जानते हैं जो जादूगोड़ा खाने की प्रसिद्ध हैं, खान मतलब होती खदानें, किसके लिए? आपके यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये झारखंड पर स्थित है। और यूरेनियम के जो प्रमुख अयस्क होते हैं वह आपके जैसे थेरियानाइट हो गया, पिंच ब्लेड हो गया, सामारिस्काइड हो गए, ये सारे होते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कि धारवाड़ के शैल समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, कुडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है, अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम है। तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही होगा, ये आपको बताना। देखिए, अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज होता है। क्या है? अभ्रक जो होता है बहुउपयोगी खनिज होता है, जो आपके आग्नेय और कांति चट्टानों के रूप में यह पाया जाता है। तो कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पक्षी अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। हॉट स्पॉट ये ऐसा शब्द है जो एक प्रश्न इससे आएगा, ध्यान रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। तो भारत का पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र जो होता है, ये हॉट स्पॉट माना जाता है, यानी अति क्रियाशील स्थल। जो अति क्रियाशील स्थल होते हैं उसी को ही हॉट स्पॉट माना जाता है। तो पश्चिमी घाट इज द राइट आंसर। और इसके साथ पूर्वी हिमालय भी आता है, अगर क्योंकि पश्चिमी हिमालय ऑप्शन में दिया गया, अगर पूर्वी हिमालय दिया रहे या पश्चिमी घाट, तो दोनों में से एक ऑप्शन दिया रहेगा। अगला कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड या पीट? तो आप सभी लोग जानते हैं तापीय विद्युत को अगर पैदा करना है तो एंथ्रासाइड कोयला का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें क्योंकि एंथ्रासाइड में कार्बन का जो अंश होता है वह अधिकतम होता है और जल का अंश क्या होता है? कम होता है, इसलिए एंथ्रासाइड का उपयोग किया जाता है। अगला, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों अक्सर बढ़ रही हैं? इसका रीज़न क्या है? वार्षिक वर्षा में वृद्धि, बांधों में
गाद अधिक जम जाना, यानी कि नीचे जो है मिट्टी कचरा वो अधिक जम जाता है जिससे जल स्तर बढ़ जाता है ऊपर। अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? उत्तर भारत में जो बाढ़ की घटनाएं अक्सर आती रहती हैं, आपने देखा होगा, ये अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि के कारण होता है। और हाल ही में आपने देखा होगा गंगा के मैदान में भी बाढ़ की आवृत्ति में तीव्रता पाई गई थी। तो वृद्धि का मुख्य कारण तराई वनों की कटाई, जो तराई वन की कटाई अक्सर हो रहा है उसी का यह रीजन है। अगला, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 96, 99, 2006, 2010। देखिए, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अगर पूछा जाता है तो आपको किस ऑप्शन में करना है? तो 2011 से लेके 2010 तक चला है। तो इसमें से 2010 जो है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना गया, दशक माना गया है। 2011 से 10 तक ये दशक माना गया है और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010 के रूप में माना गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समूह, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान सीमित, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ISRC। तो जो इसरो है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। इस नाम से समिति, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में INCOSPAR। और आप सभी लोग जानते हैं भारत सरकार ने 1962 में डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के दृष्टिकोण पर यह स्थापित किया था। अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है कि निम्न रेशों से कौन पौधे के तनों का उत्पाद नहीं होगा? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, कई बार पौधे के तनों से एक प्रश्न रखा हुआ है, याद रखिए। कपास के फल की जो रुई निकाली जाती है ये आपका तने का उत्पाद नहीं होगा, क्योंकि फल से निकाली जाती है। बाकी सन, जूट, पटसन ये तने का उत्पाद होता है। और कपास होता है ये फल होता है, फल में रुई निकलती, इसलिए कपास यहाँ पे तना वाला ऑप्शन नहीं होगा। किस रोग का नाश हो चुका है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मम्पस, खसरा, चिकन पॉक्स ये अभी चल रहे हैं, लेकिन स्मॉल जो पॉक्स है उसका नाश हो चुका है। स्मॉल पॉक्स जिसे हम छोटी माता कहते हैं। अब आप देखेंगे छोटी माता रोग जो है बहुत कम होते हैं। एक संक्रामक रोग हुआ करता था जिसका अब नाश हो चुका है, यह वेरोला विषाणु द्वारा हुआ करता था, स्मॉल पॉक्स। अगला प्रश्न, चिपको नारा पक्ष की स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? अब देखिए, पहले क्या पूछा जाता है, चिपको आंदोलन किसने दिया? अब इसमें कुछ शब्द जोड़ दिए गए कि जो चिपको नारा है वह पर्स की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? अब गढ़ा शब्द दे दिया गया है, यानी कुछ वैरायटी तो लाई गई है। करने का मतलब सुंदरलाल बहुगुणा ही होगा। ठीक है, और ये नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया है। और सभी लोग जानते हैं 1970 के दशक में वनों को बचाने के लिए एक संगठित चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड से हुई थी। और इसके साथ सुंदरलाल बहुगुणा के साथ चंडी प्रसाद भट्ट का भी नेतृत्व आता है, नाम आता है, लेकिन सबसे पहले सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे। अगला है, नर एनाफ्लीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? आदमी के खून, क्योलिक्स, फलों के या जोंक के? जो नर एनाफ्लीज मच्छर होते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि नर एनाफ्लीज मच्छर होते हैं वह खून से अपना भोजन ग्रहण नहीं करते। ये करते हैं सभी लोग, बताइए। फूलों से और मधु से करते हैं, सुगंध करते हैं। देखिए, जो खून क्यों पीते हैं? वो मच्छर पीते हैं जो गर्भवती होती हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि वे अपने बच्चों को पालने के लिए खून का सेवन करती हैं। तो केवल नर नहीं, नारी जो मच्छर होती हैं वही खून का सेवन करती हैं जो गर्भवती होती हैं, ये याद रखिएगा। बाकी नर एनाफ्लीज मच्छर जो होता है वो फलों के मधु के जो है सुगंध को ग्रहण करता है। इनमें से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? अब राजनीतिक विधायिका दे दिया गया है, तो राजनीति जो विधायिका क्या वह जिला न्यायाधीश से है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्री या पुलिस अधीक्षक हो जाए? तो राजनीतिक विधायिका जो शब्द है आप सभी लोग जानते हैं वित्त मंत्री से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिला न्यायाधीश रक्षा मंत्रालय के हो जाएंगे। सचिव और पुलिस क्या हो जाएंगे? सभी लोग बताइए। पुलिस अधीक्षक भारत की विभिन्न सेवाओं के पदस्थ अधिकारी होते हैं, लेकिन राजनीतिक विधायिका में आपका वित्त मंत्री आ जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुसूची में दल बदल कानून भी बनाया गया है? और वह आपकी 10वीं अनुसूची में किया गया है।
और अक्सर आपने बिहार में देखा होगा कई बार। ये 1985 में इसको जो है शामिल किया गया है। संविधान की जो 10वीं सूची है उसमें दल बदल कानून समाहित किया गया है। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? 54, 57, 60, 63 में। सभी लोग बताइए, सोच समझ कर बताइएगा। तो पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह जिस वर्ष सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया गया है वह हमारा कहलाता दोस्तों कौन सा होगा? 1957 इज़ द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए होंगे। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा, क्योंकि सिलेक्शन 101% पाना है। प्रिपरेशन में लग जाइएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। खाली स्थान रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। किस रिट का अर्थ होता है कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति इसको न्यायालय में पेश किया जाए? और वह अर्थ होता है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समकक्ष प्रस्तुत किया जाए, और यदि न्यायालय मामले को अवैध पाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होता है। अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो किस सूची का विषय है? संघ सूची, वैश्विक सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो जो है ये किस विषय का हो जाता है? तो ये आपके संघ सूची का विषय हो जाता है, क्योंकि केंद्रीय पुलिस बल, सेना, अर्धसैनिक, संघ जांच ब्यूरो ये संघ सूची के विषय सारे होते हैं। भारतीय संसद को क्या बोला जाता है? 1 सदनी, 2 सदनी, 3 सदनी, या इनमें से कोई नहीं। जो भारतीय संसद है उसको क्या बोला जाता है? तो भारतीय संसद को 2 सदनी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है 2 सदनी व्यवस्था? इसलिए बोला जाता है क्योंकि उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा होता है। तो भारत में द्विसदनी व्यवस्था का आरंभ किया गया है, और भारत सरकार ने 1919 में इसका जो है 2 सदनी का आरंभ किया गया। कब किया गया? 1919 में भारतीय संसद के 2 सदनी। पहला, इसमें से बड़ा राज्य होता है राज्यसभा, उच्च सदन बोला जाता है, और निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। अगला प्रश्न समझिएगा कि एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? जीवन केंद्रित, व्यवहारिक पक्ष के, विषयों के समन्वित, इकाई के। तो एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत पर होना चाहिए वह सिद्धांत आपका जीवन भी होगा, व्यवहारिक पक्ष भी होगा, विषय की समन्वित इकाई भी होगी, क्योंकि एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम की बात की जा रही है। तो ये सभी सिद्धांतों पर होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आप सभी लोग शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ। तो एकीकृत उपागम की जब व्यवस्था होगी तो उस पर उस समय क्या ध्यान दिया जाएगा कि विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित किया जाए, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाए, मंदबुद्ध एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना, या उपरोक्त सभी होगा। देखिए, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय क्या ध्यान देंगे? सभी लोग बताइए। विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर करने में, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने में, या मंदबुद्ध पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को, या उपरोक्त सभी को करेंगे। सभी लोग बताइएगा। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ पर्यावरण में, इन्वायरमेंट स्टडीज़ में 30 में से आपके कितने स्कोर सही है ये भी आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। बाकी सब दिया गया, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि वर्तमाने संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या अस्ति, यानी वर्तमान में संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है? पिछले बार पूछा गया प्रश्न है। अशिक्षा है, भौतिकवादी है, भेदभावपूर्ण शिक्षणम, दोषपूर्ण शिक्षणम, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, अगर पिछली बार आपने पेपर दिया होगा, नहीं देखा जरूर बताइएगा। इसके पहले हम 15 जो है प्रैक्टिस पेपर भी कर चुके हैं। पिछले ईयर के 15 पेपरों को हमने सॉल्व किया, तो वो भी प्लेलिस्ट बना है, ज़रूर देखिएगा। तो वर्तमान में देखा जाए संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या क्या आ रही है? तो सबसे जो समस्या आ रही है वह दोषपूर्ण शिक्षण हो रहा है। क्या समस्या आ रही है? दोषपूर्ण शिक्षा। इसको राइट आंसर व्यापम ने माना, पीबी ने माना है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न सभी लोगों को समझना है और फीडबैक करना है कि छात्राणाम शब्दावली ज्ञानवर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावी तुम्हें योजितम स्यात्। अर्थात दोस्तों,
छात्रों में शब्दावली का ज्ञान का अगर वर्धन करना है, समझाना है, तो इनमें से कौन सा जो है प्रभावी योजना होगा, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होगा। क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप स्वयं बताइए कि अगर छात्रों में शब्दावली का ज्ञान जो है वर्धन करना है, उनको देना है, तो कौन सा प्रभावी योजना होनी चाहिए। प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगणी सह वाक्य निर्माण, यानी प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोग करके साथ में वाक्य का निर्माण करना। विपरीतार्थकातम पर्यायवाचिनाम चा शब्दानाम स्मरण, विपरीत अर्थक जो शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्दों का स्मरण करके। या प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन समाधान अर्थानुमानम, यानी प्रस्तुत जो संदर्भ होगा, जो कविता कहानी होगी, वो जो नवीन शब्द आएंगे उसके अर्थ का अनुमान लगाना या बताना। या प्रत्येक नवीन शब्दार्थ है ये शब्द को परामर्श ही, यानी प्रत्येक नवीन शब्द का जो शब्दकोश होता है उसको परामर्श देना, बताना उनके बारे में। तो सभी लोग बताइए कि छात्रों में शब्दावली का अगर ज्ञान का वर्धन करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा प्रभावी योजना होनी चाहिए एक शिक्षक के रूप में। तो यहाँ पे प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम, यानी जो संदर्भ होगा उसको नवीन शब्द उनको अर्थ बताना बहुत ही जरूरी होगा। अर्थ बताएंगे तो यह शब्दावली में ज्ञानवर्धन ज़्यादा होगा बच्चों के, छात्रों के। ठीक है, छात्रों के शब्दावली ज्ञानवर्धन है तो प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों को अर्थ का अनुमान लगाना प्रभावी योजना होगा, क्योंकि नए नए शब्दों को भाव का अनुसरण करना हमारे ज्ञान को अभिव्यक्त करता है। पिपासा मतलब सभी लोग समझते होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान है। अगला कि भाषा शिक्षक जो है छात्राराम दोषान पश्येत, भाषा के शिक्षक में छात्रों का दोष क्या होता है कि छात्रों में संशोधन संकेत रूप में होता है, अधिगमने समस्या रूपेण होता है, अधिगमस्य बाधक रूपेण होता है, या अधिगमस्य संकेत रूपेण होता है, मतलब संकेत रूप में। तो भाषा शिक्षक जो होते हैं, अगर मान लीजिए कोई भाषा का शिक्षक है और संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों में क्या दोष आप देखते हैं। तो सबसे क्या होता है, अधिगमस्य संकेत रूपेण। जी हाँ साथियों, भाषा शिक्षक जो है छात्रों के दोषों को अधिगम संकेत रूप में देखता है। इसमें छात्रों को ज्ञान की सीमा निरूपित होती है और छात्रों की इस कमी को दूर करने के विषय में जो है प्रयास करता है। कौन करता है, शिक्षक करता है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके पिछली बार पूछा गया प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षायां छात्राणां कृते मातृभाषाः एवं पाठनम स्यात् इति संस्तुतम अस्ति तेन, पिछली बार पूछा गया है। यानी कि प्राथमिक कक्षा, प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों में कृते मतलब कौन सी मातृभाषा, पाठनम स्यात् कौन सी मातृभाषा में जो है पाठों को बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, जिससे संस्तुतित बच्चों को अच्छे तरीके से समझ सकें। यतः छात्राः कामपि भाषाम् अवगन्तुं च शक्नुवन्ति, छात्रेषु सर्जनशक्तये वृद्धि भविष्यति, प्रांतीय कथित भाषाया प्रोत्साहनं भवेत्, या नैसर्गिक वातावरणस्य निर्माणं भवेत्। देखिए, प्राथमिक कक्षा के छात्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मातृभाषा, अगर यहाँ पे क्या दिया गया है, मातृभाषा दिया गया है, इसलिए आपका नैसर्गिक वातावरण निर्माण भवेत्। तो क्या करना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को, छात्रों को, बालक बालिकाओं को मातृभाषा में उनके क्या है, नैसर्गिक वातावरण उनको लिए निर्माण करना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बीपी व्यापम ने माना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेषु कथमं सिद्धांतम चा अनुसरति, अर्थात भाषा शिक्षण में देखा जाए इनमें से कौन सा जो सिद्धांत का अनुसरण, सिद्धांतम ना अनुसरत मतलब सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है। तो ये जानना जरूरी है कि भाषा शिक्षण में कौन सा सिद्धांत अनुसरण होगा। तो भाषा शिक्षार्थम अंतर्निहित यंत्रम, अनुकरणम दृढ़ीचरणम, कंठस्थीकरण अभ्यासस्य, अभ्यास निर्माणम प्रक्रिया व्यवहारवादस्य। अब बताइएगा कौन सा सिद्धांत है जो भाषा शिक्षण हेतु जो है अंतर्निहित यंत्र का अनुसरण नहीं करेगा। तो अंतर्निहित मतलब भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम का अनुसरण नहीं होगा, बाकी सभी करेगा, क्योंकि भाषा शिक्षण हेतु अंतर्निहित यंत्र व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। और अनुकरण, दृढ़ीकरण, याद करना, अभ्यास करना, साथ साथ अभ्यास निर्माण की प्रक्रिया भाषा शिक्षण का व्यवहारवादी सिद्धांत होता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में क्या है, व्यवहारवादी में आपका अंतर्निहित यंत्र जो होता है वह अनुसरण नहीं करता है। ये माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है, क्योंकि ये सारे जो दोस्तों आपके एग्जाम के जैसे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न साथियों आपके
एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि बालकाः स्वपरिवेशे स्वाभाविक रूपेण भाषाम अवगच्छन्ति एतस्य एकम कारणम एतत् अस्ति यत्। अर्थात साथियों, बालकों में स्वपरिवेश स्वाभाविक रूप से भाषा का लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि स्वपरिवेश का बच्चे जो होते हैं अच्छे तरीके से समझते हैं। तो एतस्य एकम कारणम एतम अस्ति, इसका एक कारण क्या हो सकता है कि बालकानां कृते सरल भाषा परिवेशः आवश्यक, भाषाया ज्ञानम एवं न भवेत्, लक्ष्य भाषा परिवेशः एव भवेत्, बालकानां कृते समृद्ध भाषा परिवेशः आवश्यक है। बहुत ही सरल है, हिंदी संस्कृत दोनों की जो है सिलेबस सेम है, भाषा का केवल अंतर है। ठीक है, तो बालक में स्वपरिवेश स्वाभाविक निर्माण का अगर भाषा होती है तो इसमें इसका एक कारण आपको बताना है, तो वह कारण है बालकानां कृते समृद्ध भाषा परिवेश है आवश्यक। क्यों होता है? क्योंकि बालकों में समृद्ध भाषा परिवेश का जो है आवश्यक होता है। जब समृद्ध भाषा परिवेश होगा तभी बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाएगा, पढ़ पाएगा। वर्ग 3 के लिए चच्चू पब्लिकेशन एक कम्बो बुक लेकर आया है, जो चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जो है जारी किया गया है वर्ग 3 एग्जाम के लिए। तो ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं जिनको बुक से पढ़ना हो, बाकी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। वर्ग 3 के लिए अभी प्रेजेंट में बेस्ट बुक यही आपके चच्चू आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोगों को कमेंट करना है, मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स एंड टीचर्स जिनका सपना है शिक्षक भर्ती में 101% सिलेक्शन पाना। अगला प्रश्न है सुरेशः एकः भाषा शिक्षकः अस्ति। सुरेश एक भाषा के शिक्षक हैं। सह छात्रान एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमयति। तो छात्रों के साथ जो है एक ग्राम में छात्रों को जो है एक गांव में एकस्मिन् गाँव में, तो एक गांव में परिभ्रमित यानी घूमने के लिए निर्देश करते हैं। अत्र आपणानां सूचनापट्टां पठित्वा तदुपारेत विवरण दातुं कथयति च एवं विधम गतिविधि किम कथ्यते। मतलब ये जो किया जा रहा है कार्य, इस सूचना पट्ट में पढ़ा जा रहा है, इसके विवरण जो है बताया जा रहा है, तो ये कौन सी एवं विधि गतिविधि किम कथ्यते, इस विधि को कौन सी विधि बोली जाएगी? परियोजना कार्य, पठनम, लेखनम, भाषणम। अब देखिए बहुत से गलती क्या करते हैं, पठित्वा दिया गया, सूचना पट्ट दिया गया, पठित्वा दिया गया तो बहुत लोग पठनम कर लेते हैं। ऐसा नहीं, पूरा विवरण समझिए क्या कह रहा है, क्योंकि गांव घूमने से लेके ये सारी चीज़ें, भाषा के शिक्षक से लेके छात्रों से लेके, तब आपका क्या हो जाएगा, परियोजन कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परियोजना कार्यम। क्यों होगा? क्योंकि सुरेश एक भाषा के शिक्षक हैं, वह छात्रों के गांव में परिभ्रमण का निर्देश देते हैं, वहां बाजार में सूचना पट पढ़कर अंतरण विवरण देने को भी कहते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि क्या है, परियोजना कार्य ही कहलाएगी। ठीक है, सभी लोग समझ गए? चलिए आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और एक एक कमेंट सभी लोगों को करना है, क्योंकि प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा है कि अधस्तनेषु किम श्रवणपूर्व गतिविधि अस्ति। इनमें से कौन सा जो है श्रवणपूर्ण गतिविधि होगी? श्रवण मतलब सुनने वाली। परिच्छेदस्य भावम अदायम तद्दत् प्रश्नाम उत्तरम लिखित छात्रान् निर्देशति। शिक्षकै प्रस्तुत विषये जीवानुभव विषये च छात्राः किं जानन्ति इति प्रश्नं कुर्यात्। परिच्छेदस्य विषये प्रश्नं कुर्यात्। शब्दान् वाक्यांशां च सहग्रहां तदुपरि पूर्वं चर्चाम। तो इनमें से जो श्रवण पूर्ण गतिविधि हमारी दिख रही कि शिक्षक में जो है शिक्षकै प्रस्तुत विषय, शिक्षक जो प्रस्तुत विषय में जीवानुभव विषय, एक जीवन से अनुभव जो विषय होता है वो छात्रों के जानत इस प्रश्न करती, छात्रों को जानने से प्रश्न करना। तो ये क्या होगा? श्रवण गतिविधि होगा, क्योंकि बच्चे क्या होंगे, जब शिक्षक प्रश्न करेंगे जानत इति प्रश्नम कुर्यात प्रश्न करेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे सुनते हैं, तो क्या होगी? श्रवण पूर्व गतिविधि कहला जाएगी फिर। ठीक है, क्योंकि शिक्षक प्रस्तुत विषय में और जीवन अनुभव के विषय में छात्र क्या जानता है, इस प्रकार का अगर प्रश्न करते हैं तो ये श्रवणपूर्ण गतिविधि हो जाएगी। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। सुंदरी एकस्य अभ्यासकारस्य नियोजनं कृतवती यस्मिन् सा प्रत्येकं पंचशब्दस्य लोपं कृतवती एतद् अभ्यास कार्यम अस्ति। अर्थात साथियों यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया कि सुंदरी जो है एक अभ्यास कार्य का नियोजन करती है, तो इनमें से प्रत्येक पंच शब्द को लोपम कृतवती, लोप करती हैं, तो ये अभ्यास कार्य क्या होगा? तो ये अभ्यास कार्य अब क्या होगा? रिक्त स्थान पूर्ति होगी। क्योंकि कोई भी अगर अभ्यास कार्य में प्रत्येक पंच शब्द को लोप कर देना, मतलब कोई वाक्य है, वाक्य में
इसको लोप कर देना तो क्या हो जाएगा, रिक्त, बीच में जो खाली स्थान आता है तो क्या कहलाएगा, रिक्त स्थान कहलाएगा। तो ऐसा क्या होगा, रिक्त स्थान पूर्व परीक्षा हो जाएगी। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ऐसे भी प्रश्नों को आपको क्या रहना है, तैयार रहना है, फीडबैक करना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। रचनात्मक कक्षायाम कविताया पाठन समय शिक्षकई। रचनात्मक कक्षा की कविता में पाठन के समय जो है शिक्षक जो है वह समूहेषु चर्चा कविताम अधिकृत स्वस्वमन्तव्यं प्रदातुं छात्रा निर्देशति। कविता पाठनम कुर्यात् छात्रन पुनरावृत्ति चा कर्तुम निर्देश, पुनरावृत्ति के लिए कहते हैं। पाठगत कठिन शब्दानाम अर्थ कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण निगेटिव हो जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। इसके बाद है व्याकरणगत नियमनाम उपरि अभ्यासम परोमिचा ध्यानम द्यात्, यानी व्याकरण के अंतर्गत जो नियम होते हैं उनको जो है अभ्यास में के रूप में ध्यान देना। देखिए रचनात्मक कक्षा को कविता के पाठ के समय सबसे पहले क्या होता है, समूह चर्चा कविता। समूह चर्चा ये जो शब्द दे दिया गया ये पॉजिटिव दे दिया गया। अधिकृत स्वस्वमन्तव्यम प्रदातुम छात्रात् निर्देशित, तो छात्रों को निर्देशित देना पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि समूह चर्चा बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रचनात्मक कक्षा में कविता पाठ के समय समय जो है शिक्षक समूह चर्चा में अगर करके कविता का अधिग्रहण कर अपने अपने विचारों को देने को छात्रों को निर्देशित करते हैं तो ये आपका बेस्ट होगा। कविता का पाठन के समय ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि छात्र अपने अपने विचार करेंगे तो अपने अपने चीज़ें समझेंगे, अपने क्रिएटिविटी भी होता है इसमें, और यही चीज़ें तो चाहिए। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। भारतीय शिक्षण आयोग, कोठारी आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग, हंटर प्रयोग। देखिए कोठारी आयोग से एक प्रश्न आता ही आता है संस्कृत में, ये याद रखिएगा। ठीक है जी हाँ, 1 नंबर पक्का आपका ही हो गया। तो अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम, तो वह हो जाएगा आपका कोठारी आयोग ही होगा। क्या हो जाएगा, दे गए वो कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति दी है, और त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाएं आती, हिंदी, अंग्रेजी और जो स्थानीय भाषा होती, ये त्रिभाषा सूत्र होगी, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा, या कह सकते हैं मातृभाषा। अगला है सर्वेषां बालानां जन्मम एवं खाली स्थान भाषा अधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते। सभी बालकों में जन्म से ही कुछ खाली स्थान भाषा अधिग्रहण करने के लिए शक्ति होती है। वह सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्ट हो जाएगा, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट, सार्वत्रिक मार्ग शिष्टस्य हो जाएगा, या सार्वत्रिक शब्दकोश शिष्टस्य हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि सभी बालकों में जन्म से ही सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य भाषा अधिग्रहण अंतर्निहित शक्ति विद्यते। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी सभी बालकों को जन्म से ही सार्वत्रिक मार्ग की विशिष्टता से ही भाषा ग्रहण की शक्ति को है अंतर्निहित होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, भाषायाः कौशलम चतुष्टयम अतिरिच्य अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किम अस्ति। भाषा में की कौशल चतुरता चिंतन कौशल में इनमें से कौन सा कौशल होगा, सर्जन कौशल, चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल या अध्ययन कौशल। तो भाषा में कौशल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, चिंतन कौशल, चतुरता चिंतन कौशल। तो हो जाएगा चिंतन कौशल से ही व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसके बाद फिर ग्रामर के क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, 15 पेडागोजी के करेंगे, बाकी कुछ ग्रामर के प्रश्न करेंगे। कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता के पाठ पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, सभी बताइए मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, सभी अध्यापक अध्यापिकाएँ। कविताएँ रचनाएँ नियम ज्ञानम, कविता के रचना का नियम का ज्ञान। प्रशंसनम आनंद प्राप्तिच्छ, कवितायाः व्याकरणगत रूप ज्ञानम, कवि विषयकम ज्ञानम। तो कविता पाठ पढ़ते समय सबसे बड़ा उद्देश्य होता है प्रशंसनम आनंद प्राप्तिच्छ। क्या हो जाएगा, कविता का पाठ पढ़ने का उद्देश्य प्रशंसा और आनंद की प्राप्ति। अब आइए कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। संस्कृत वर्णमालायाः स्वरः वर्तते। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कौन होगा, तो यहाँ पे ऋषि जो दिया गया वह आपका स्वर हो जाएगा।
इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि महाकवि इत्यादि का समास है, तो महाकवि में कौन सा समास होगा, सभी लोग बताइए। तो महाकवि दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। महान है कवि। यथेष्टम इत्यस्य शब्द संधि विच्छेद वर्तते। यथेष्ट में आपको संधि विच्छेद बताना है, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। यथा इष्टम, यथेष्टम, यथा इष्टम, यथेष्टम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यथा इष्टम, यथेष्टम। अब बताइए संधि नेम, आप बताइएगा इसमें संधि नेम कौन सा होगा यथेष्टम में। यथा धन इष्टम यथेष्टम, जहाँ आ ई मिलके ए में परिवर्तित हो जाए वे कौन सी संधि होती है, सभी लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है एषु वर्णेषु ऊष्म वर्ण है नस्ति। इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा नहीं है, यानी सा है, सा ये हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, लेकिन रा आपका ऊष्म वर्ण नहीं होता। ठीक है, तो रा कौन सा कहलाता है, रा, सभी लोग बताइए रा का उच्चारण वर्ण कौन सा होगा। अगला प्रश्न है सप्तगंगम इत्रस्य समासई वर्तते। सप्तगंग में समास कौन सा होगा, तो जहाँ पर भी अब देखिए सप्त दे दिया गया तो लोग यहाँ पे संख्या समझ लेते हैं कि 7 दिया गया संख्या, तो कहीं ना कहीं द्विगु समास होगा। ऐसा नहीं है, सप्तगंगम में हमारा जो समास होता है वह अव्ययी भाव इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न देख लेते हैं। प्रसन्नम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। प्रसन्नम में कौन सा जो प्रत्यय होगा, तो प्रसन्नम में हमारा जो प्रत्यय हो जाता है वह कत प्रत्यय हो जाता है। इसके बाद अगला सा प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा कि प्रेषकई है अस संधि विच्छेद वर्तते। प्रेषक का संधि विच्छेद क्या होगा, सभी लोग बताइए। तो प्राधन एषक है, प्रेषक हो जाएगा। आ और ए मिलके ए में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे कौन सी संधि होगी ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बननी चाहिए। कारक हो गए, ये तो आएंगे ही आएंगे, 5 नंबर इनसे रखा ही रखा है। अब शब्द अलग हों, क्योंकि देखिए अपठित गद्यांश पद्यांश दिए जाएंगे और उन्हीं शब्दों से पूछा जाएगा, तो शब्द तो अलग ही होंगे। हो सकते हैं ऐसा चांस हो कि वही शब्द आपके अपठित गद्यांश पद्यांश में हो और वही पूछ लिए जाएँ। तो जो कठिन है उन्हीं को हम आपसे करा रहे हैं। श्रीमती इत्यत्र प्रत्यय वर्ते। अब श्रीमती में आपको प्रत्यय बताना है, तो श्रीमती आपका प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, श्रीमती में आपका मुतुक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न पर डाउट है। अगला प्रश्न है दुहे स्पष्ट वर्ण अस्त वर्ण से स्थाने आदेश भवति। तो दुहे स्पष्ट वर्ण में देखा जाए स्थान में आदेश क्या हो रहा है, तो डा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रौढ़ई इत्यत्र संधि वर्तते। प्रौढ़ में कौन सी संधि होगी, तो प्रौढ़ में आपकी क्या होगी, वृद्धि, गुण, दीर्घ या उत्पवत संधि, सभी लोग बताइए। प्रौढ़ में कौन सी संधि होगी ये आपको कमेंट करके बताना है। और हमने 25 क्वेश्चन जो किए हैं, 25 में से आपका स्कोर क्या है ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और जिनको संस्कृत की टॉपर नोट्स चाहिए हमारी, वह टॉपर नोट्स आपके समस्त जो टॉपर पिछली बार हुए थे उनके मार्गदर्शन के, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, करीब 10 से 12 बुक का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। आपको 99 में आपके टॉपर नोट्स प्राप्त हो रही है। इसको प्राप्त करने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें आपको व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी आपकी संस्था की टॉपर नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगी, जो प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। बाकी सभी लोग लग जाइए प्रिपरेशन में, तैयारी में, क्योंकि सिलेक्शन 101% पाना है। प्लेलिस्ट बना दिया गया, जैसे आप चैनल पे जाएंगे वीडियो ऊपर ऑप्शंस आता है, तो ऊपर चैनल को जब लिंक आपको जहाँ दिया गया होगा लोगो पे क्लिक करेंगे, फिर प्लेलिस्ट ऑप्शन आएगा, तो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है सभी के। तो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो हमने पेपर सॉल्व किया उनका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, क्योंकि आपकी तैयारी इस बार। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद और वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है, जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि किसी संख्या का 4/5वां हिस्सा का 20% 60 है, तो वह संख्या क्या होगी। ये आपके पिछली बार पूछा गया प्रश्न था, तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। इस बार भी कोई संख्याएँ चेंज करके पूछा जा सकता है, तो जो हमारा प्रश्न कहता है वही हमें करते जाना है। किसी संख्या का 4/5वां हिस्सा, मान लेते वह संख्या x है,
उसका 4/5वां हिस्से का 20% का मतलब होता है गुणा 20% का मतलब होता है क्या होता है 20/100% का मतलब ये होता है किसके बराबर है 60 है, यानी 60 के बराबर है। ये हमारा लिख गया। इसके बाद हमें अब इसको सोल्यूशन निकाल लेना है। तो 20/100 20×5 तो 1/5 होता है, तो 55 हो जाएगा, यानी 4x/25 बराबर 60 आ गया। कितना आ गया 4x बराबर 1/25 था, तो यहाँ पे हमारा 25 था, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे बराबर में जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25/60 गुणे 4 कर लेना है। 4 से इसके काटे 15 चौको 60, 15 गुणे 25 करिए कितना आ जाएगा। जब आप 15 गुणे 25 करेंगे तो 375 जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 15 गुणे 25 करके देखिए, 15×5 = 75 और आगे आपकी जो संख्या आ जाएगी वह 375 हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद। मैथ्स बिल्कुल आसान लगेगी, इजीली लगेगी, क्वेश्चन को समझ के चलना है। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आपको कमेंट करके फीडबैक करके बता देना। अगला है 15 इकाइयाँ 20 दाइयाँ 12 सैकड़े। इससे एक प्रश्न आना ही आना, ये ध्यान रखिएगा। 15 इकाई का मतलब होता है 15, 20 दहाई का मतलब 20 गुणे 10 करेंगे तो 200 आ जाएगा, 12 सैकड़ा मतलब होता है 12 सैकड़ा मतलब 1200 हो जाएगा। तो अब इसको प्लस कर लेना है, तो 15 आ जाएगा, 2 दूनी 4 4, यानी 14 15 हमारा इसका योग आ रहा है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझते जाइएगा। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है। हर पेपर में 3 से 4 प्रश्न जो है पिछली बार पूछे गए थे, इस लेवल 3 से 4 प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड लेवल चेक करता है क्रम को बदलना और जल्दी से सॉल्व करना। तो समीकरण को सही बनाने के लिए, समीकरण मतलब हमारा बराबर 137 आइए, इसको अगर अभी इसको करेंगे तो पूरा 137 नहीं आएगा। तो हमें क्या क्या चेंजेज करना है कि 137 आ जाए। प्लस और गुणा को, भाग और प्लस को, प्लस और गुणा को, भाग या माइनस को, मतलब जो हमारा ये चीज़ दिया गया है वो हमें पहले देखना है। अब 137 लाने के लिए अगर हम ऐसा करते तो 12×5 = 60, यहाँ आएगा भाग आ जाएगा 25, और ये तो इससे भाग करेंगे तो कहीं संख्या कम आएगी। तो संख्या बढ़ाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे प्लस और गुणा को करना पड़ेगा, यानी कि 65 जहाँ प्लस है तो वहाँ गुणा कर देना है, और जहाँ गुणा होगा वहाँ प्लस कर देना। मतलब समझ रहे हैं सभी लोग, प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह प्लस कर देना। -25 भागे 5, अब गुणा है तो यहाँ पे +12 कर दीजिए। इसकी वैल्यू आपकी 137 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो 55 आ जाएगा। ठीक है, और 12 ये हो गया, और 65 गुणे 2 तो 130 माइनस कितना आ गया 5 + 12, सभी लोग करिए। 130 -5 and 12 कितना आ जाएगा 137 आ जाएगा ना। यानी हमें क्या चेंज करना है, प्लस और गुणा को आपस में बदलना है। प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें अपने माइंड से देखना पड़ेगा कि संख्या को बदलें जो हमारा बराबर क्या संख्या रही, बड़ी है या छोटी है, वो चीज़ देखना पड़ता है। 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य कितनी बार आता है। काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, 1 10 में आएगा, फिर 20 में। ठीक है, यहाँ संख्या में लिखे देता हूँ, और अंत में क्या करना है, सब लोग जो गलती कर देते हैं वो गलती आप लोगों की क्या हो जाती है, 100 में 2 बार आता है। ये नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन काफ़ी लोग गलती कर दी। ये तो अब चीज़ें नॉर्मल हो गई, सभी लोग जानते समझते हैं। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन सही जगह 11 हो जाएंगे। पहले चीज़ें हुआ करती थी कि लोग गलती कर देते थे, लेकिन अब इतना लेवल, इतना जीके, इतना जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगला 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य में बदलना है। यहाँ पे जो 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं बताना है। तो 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी कितनी हो जाती हैं, सभी लोग लिखिए। 2 हो जाएगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी तीसरी संख्या अन्य से ना कटे, वह हमारी अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं से कटे, 1 से भी कटे और किसी अन्य तीसरी संख्या भी कटे। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या बताना है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, दोनों को सभी को योग कर लीजिए। केवल 10 संख्याएं हमारी हैं जो अभाज्य संख्याएं आ रही।
हो सके तो 130, 150, 100 तक ये माइंड में अभी से कर लीजिए कितनी संख्याएं होती, लिख के याद रखिए, एग्जाम में फटाफट करिए। ये ऑर्डिनरी तैयारी होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। अगला, किसी विषम प्राकृत संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है। देखिए, किसी भी विषम प्राकृत संख्या अगर मान लीजिए हम कोई 7 लेते हैं तो 7 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, +1 करेंगे, और 7 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमेशा क्या सम संख्या आएगी। ठीक है, कोई विषम प्राकृत संख्या के परवर्ती पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है, सम संख्या से होगा। लेकिन अगर संख्याएं दी रही तो फिर भाई 8 करना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न, और इसमें एक प्रश्न और आता है। मान लीजिए यहाँ से प्रश्न है, किसी सम प्राकृत संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल किस संख्या से विभाजित होगा, तो हमेशा विषम होगा। अगर सम आएगा तो उसका मान विषम से होगा, अगर विषम आएगा तो उसका मान सम से होगा। ये लॉजिक है, थोड़ा समझ लीजिएगा, सभी लोग माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, 100 रुपये को संगीता और मनीष के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा गया है। संगीता द्वारा प्राप्त राशि की अनुपात। अनुपात वाले 3 से 4 प्रश्न पूछे गए, हर पेपर में पूछा गया अनुपात वाले प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपके पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न था। तो 100 रुपये को संगीता और मनीष के बीच 3:2 के अनुपात में, कुल हमारे रुपए 100 हैं, 3 और 2 के अनुपात में टोटल हमारा औसत 5 निकल के आता है। ठीक है, इतना आपको कर लेना है, और इतने के बाद हमें करना क्या चीज़ है, एक चीज़ और करना है। अब क्या करना है, 100/5 कर देना है, और किसका निकालना है, संगीता द्वारा प्राप्त। तो संगीता हमारा कितना, 3 आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा कुल वैल्यू है, जो औसत निकाल रहा है, उसको भाग कर देना है, गुणा किसका करना है, जिसके हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, संगीता द्वारा प्राप्त। तो संगीता और मनीष, तो संगीता को हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हमें 3 का गुणा कर देना है। यहाँ बटे में 5, औसत हमारा 5 निकल गया है ना, 3 2 5 करेंगे तो यहाँ पे बटे में 5 आएगा। अब 100/5 का क्या होता है, 20 होता है, 20 पंचे 100। अब 20 × 3 करेंगे तो 20 × 60 होता है कि नहीं होता है। तो 20 × 60 मतलब 60 रुपये हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया गया कि 1 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 मीटर को किलोमीटर में व्यक्त करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि हमें ये चीज़ों को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो 1 किलोमीटर को तो 1 ही दिया गया है। अब 2 हेक्टोमीटर दिया गया है, तो 2 हेक्टोमीटर मतलब 2/10 करेंगे तब यह 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर मीटर दिया गया है तो इसमें फिर हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का भाग करना पड़ेगा 3 में, तब यह किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। तो मतलब समझ गए आपको, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इतना आपको कर लेना, बस आपका आंसर आ गया। इसको जोड़ लीजिए, 1 आएगा, फिर आएगा +0.2 आ जाएगा, +0.3 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए सभी लोग, तो 1.203 किलोमीटर आ रहा है। 203 थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं लगभग। लेकिन ये भी जानना जरूरी है आप लोगों को कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है। अच्छा, अगर हेक्टोमीटर दिया रहे तब आपको ध्यान देना है कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 0.2 किलोमीटर होता है। कितना होगा, 0.2 किलोमीटर, या 2/10 किलोमीटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही दिया गया है। 1 मीटर 2 सेंटीमीटर 1.2 मीटर होगा, गलत होगा, क्योंकि 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद कह रहा है 2 किलोमीटर और 30 मीटर दिया गया है। 2 किलोमीटर 30 मीटर, ये भी आपका वही सेम दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अब बात आती 12 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, तो 12.3 सेंटीमीटर। थर्ड वाला सही दिया गया। क्यों दिया गया है, क्योंकि 12 सेंटीमीटर और जो 3 मिलीमीटर लिखा है, तो हमको इसको क्या कर सकते हैं, 12 + 0.3 सेंटीमीटर कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये करेंगे तो 12.03 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने समझ लिया ना, मिलीमीटर दिया गया है इसलिए सही होगा, सेंटीमीटर दिया होता तो सही नहीं होता, मिलीमीटर दे दिया गया इसलिए 12.3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मीटर में है या किलोमीटर में है, और ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। और 4 फीट 3 इंच को 4.3 इंच लिखेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है, लिखा जा सकता है? सभी लोग बताइए। अच्छा, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सभी लोग बताइए। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2 इंच में 5 सेंटीमीटर, इतना जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है? 1 सेंटीमीटर पर 0.01 मीटर, बिल्कुल सही दिया गया है। 1.570 किलोग्राम बराबर 1517 ग्राम, बिल्कुल सही दिया गया है ये भी। 1.2 किलोग्राम बराबर 1200 मीटर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला 2 इंच बराबर 10 सेंटीमीटर, ये गलत है, मैंने पहले ही बता दिया कि 1 इंच की वैल्यू होती है 2.5, तो 2 इंच में कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन यहाँ कह रहा 10 सेंटीमीटर, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा संबंध यहाँ पे गलत होगा? 10⁻⁻2 डेसीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, सही दिया गया है। 10.-2 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो जब पहला सही हो गया तो दूसरा गलत ही होगा, सेम टू सेम दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में बराबर 10⁻³ डेकामीटर होता है, डीएम डेकामीटर। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है? 10⁻³ या इसको 1/1000 लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1/1000 डेकामीटर के बराबर होती है। बाकी 10⁻² किलोमीटर बराबर 1 डेकामीटर, बिल्कुल सही दिया गया है। 10⁻³ हेक्टामीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ये भी सही दिया गया, लेकिन जो सेकंड वाला है तो वो थोड़ा सा, ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चयन करना है। 80 डीएम डेकामीटर वर्ग डेकामीटर बराबर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। यदि डीएम बराबर डेसीमीटर, एमएम बराबर मिलीमीटर दिया गया है, तो डेसीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। ये भी पता होगा कि 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर होता है। तो 80 दिया गया है, तो 80 × 100 कर लीजिए, और वर्ग दिया गया है तो यहाँ पे मिलीमीटर दिया गया है ना, और वर्ग मिलीमीटर में हमें निकालना है आंसर। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, 80 × 100 × 100 और करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 लाख। और 8 लाख किस में दिया गया है, 4th ऑप्शन मिलीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया गया गुणनफल 1680 2415 बराबर किसके बराबर होगा? 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या के, 5 दिनों में सेकंडों की संख्या के, यानी सेकंड संख्या दिया गया है। तो इन सभी का गुणा करिए पहले, तीनों का गुणा करके देखिए, तीनों का गुणा करेंगे आपकी वैल्यू जाएगी 64,800, 6,04,800, ये आपकी क्या आ जाएगी, ये जो ऊपर दिया गया गुणनफल। अब इसमें सबका गुणा करके देखिए ये कौन सा आपका सही आ रहा है, ठीक है। तो 1 सप्ताह वाला सही होगा। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, इतना गुणा कर लीजिए, आपकी इतनी वैल्यू आना चाहिए। गुणा करके देखिए सभी लोग, यह 1 सप्ताह के सेकंडों की संख्या के बराबर आ जाएगी। दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन इसलिए यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल,
8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर। अब यहाँ पे ऑप्शंस किलोग्राम क्विंटल में दिया गया तो किलो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। तो कन्वर्ट कैसे करना, देखो जिसको अगर समझ नहीं आता ना तो वीडियो पॉज कर एक बार रिमाइंड कर लिया करिए, ठीक है, दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी दिक्कतें अगर आती हैं, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं डिजिटल बोर्ड, और जल्दी आपके डिजिटल बोर्ड जैसे आएगा तो सारी चीज़ें आपकी ये जो प्रॉब्लम अभी हो रही हैं ये सारी क्लियर होंगी। तो आप लोगों को सबका सहयोग इसी तरह सहयोग बनाए रहें, तो एक दिन अवश्य वो दिन समय आएगा जहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे हम बताएंगे और जो ये प्रॉब्लम आती है ना एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। तो 12 मीट्रिक टन में और 8 क्विंटल, इनको आपको समझिए। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल मतलब आपको करना क्या है, 12,000 प्लस 800, ये क्या है, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। 100 किलोग्राम का क्विंटल होता है, सभी लोग जानते हैं, तो 800 हो गया। और यहाँ पे 12,000 मीट्रिक टन, क्योंकि 1 मीट्रिक टन में 1,000 किलोग्राम होता है। 12 मीट्रिक टन है तो 12,000 किलोग्राम हो जाएंगे, और यहाँ पे 800, तो 12,800 किलोग्राम ये हो गया। इसके बाद 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम, तो 8 मतलब 8,000 और 50 ये हो गया, तो 8,050 ये हो गया। तो आपको करना क्या है, घटाना है, कुछ नहीं, घटाने पर प्राप्त करके बताइए। तो पहला हमारा 12,800 आया, ठीक है, दूसरा हमारा आया 8,050 आया। अब इसमें आपको करना क्या है, माइनस कर लेना, 0 10 में 5 गया 2, 7, 12 में 8 गया 4, 4750 किलोग्राम आना चाहिए। अब 4750 किलोग्राम को आपको मीट्रिक टन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4750 है तो 1,000 का मीट्रिक टन होता तो 4 मीट्रिक टन यहाँ पे हो गए, और 7 क्विंटल 50 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, सेकंड वाला ऑप्शन जो दिया गया ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं है। अब बताइए, ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं होगा। 25 पैसे के 15 सिक्का, तो 25 गुणे 15 करिए, 375 पैसे हो जाएंगे। अब 375 पैसे को क्या क्या हम लिख सकते हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के हो गए तो 300 पैसे हो गए, 50 पैसे 350 पैसे हो गए, एक सिक्का 25 है 375 हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये सही दिया गया है। इसके बाद दूसरा 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 200 हो गया, फिर 50 पैसे 250 पैसे, फिर 3 सिक्के और 25 पैसे और हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के सॉरी दिया गया, तो 2 सिक्के 200 पैसे हो गए, 50 के 3 दिया गया तो 150 ये हो गए, तो 3.5 हो गए, 25 और तो ये भी 75 हो जाएंगे, 375 पैसे। 1 रुपये के 3 सिक्के तो 300 हो जाए, 25 पैसे के 3 तो 25 नहीं 50, 375 पैसे ये भी हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है 1 रुपये के 3 सिक्के तो 300 हो गए, और 25 पैसे के 2 सिक्के तो 25 दूनी 50 ही हो गए, ये गलत दिया गया। तो चौथा वाला असत्य दिया गया, बाकी आपके तीनों सत्य दिए गए। तो 1 2 3